जय श्री कृष्णा व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। दर्शकों, पिछली वीडियोस में हमने जाना कि ये जो प्रेजेंट लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं उसका रिजल्ट कैसे होगा। उन वीडियोस में हमें क्लियरली समझ में आया कि इलेक्शन रिजल्ट्स किसी भी एक अलायंस के लिए बहुत ज़्यादा सुखद नहीं होने वाले। जो प्रेजेंट रिजीम है एनडीए अलायंस, उसके लिए इस नई लोकसभा में सरकार बनाना बहुत ही टेढ़ी खीर होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुमत से काफ़ी पीछे रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो उनके लिए तो समस्या सीधा सीधा दिखाई दे रही है। और जो पिछली वीडियो में जो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन निकल कर आई थी, जो दूसरा अलायंस है इंडिया अलायंस के लिए भी इस लोकसभा इलेक्शन के बाद सरकार बनाना आसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लियर कट मेजॉरिटी उनके पास भी आती हुई दिखाई नहीं दे रही। सो ये जो ऑब्जर्वेशन डिफरेंट हॉरोस्कोप्स के माध्यम से निकली थी, आज उसी कड़ी में हम थोड़ा सा आगे बढ़कर कुछ और तरीके से समझने का प्रयास करते हैं कि आने वाले दिनों में होगा क्या, सरकार कैसे बनेगी, किस तरह की सरकार होगी, सरकार का स्वरूप क्या होगा, अगर प्रेजेंट रिजीम बदलती है तो जो नेक्स्ट प्रधानमंत्री होगा वो कैसा होगा। ये जितनी संभावनाएं हैं हम एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स के माध्यम से ही समझने का प्रयास करेंगे। सो दर्शकों, सबसे पहले मैंने आपके लिए जो चार्ट बनाया है वो इस बार 4 जून का चार्ट नहीं हम ले रहे। 4 जून को तो आप सब समझते हो कि इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे। सो गवर्नमेंट फॉर्मेशन उसी दिन नहीं होती। हालांकि गवर्नमेंट का स्वरूप कैसा होगा थोड़ा थोड़ा इंडिकेशन लगना शुरू हो जाता है। अगले आने वाले 2-3-4 दिनों में सरकार बनने की जो रास्ता होता है वो क्लियर होता हुआ दिखाई देता है। सो हमने सबसे पहले आपके लिए 5 जून के चार्ट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम गोचर में 8 जून के चार्ट को भी देखने का प्रयास करेंगे, जहां से सरकार बनने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। अब दर्शकों, जैसा हमने पिछले वीडियो में ऑब्जर्वेशन लिया था कि किसी भी अलायंस के लिए क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं आ रही। सो कहीं ना कहीं ये ऑलमोस्ट हंग पार्लियामेंट जैसी स्थिति या थोड़ा ऊपर नीचे वाली स्थिति दिखाई देती है। सो इसमें जोड़ तोड़ होने की संभावना और कुछ नई पॉसिबिलिटीज़ निकलने की संभावना भी है, जिसमें ये भी हो सकता है क्योंकि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर लोगों का संदेह जताया जा रहा है कि शायद ये लोग आसानी से सत्ता नहीं छोड़ेंगे। वो भी एक क्वेश्चन है जो कुछ मेरे दर्शकों ने मुझसे पूछा है कि क्या सत्ता का जो जिसको हम कहते हैं स्थानांतरण, वो क्या आसानी से हो जाएगा। उस संभावना को भी हम चार्ट में देखने का प्रयास करेंगे। मगर दर्शकों, एक बात कंफर्म है कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों के लिए ये डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। सो कहीं ना कहीं अनरेस्ट भी आएगा। लोगों के जो जिसको हम कहते हैं इंटरेस्टेड पार्टीज़ में से सबको उनके मन मुताबिक चीज़ें मिल जाएं, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। सो थोड़ी बहुत रिबेलियस एक्टिविटी, यानी कि कुछ विद्रोह या विद्रोह से रिलेटेड जो आगे संभावनाएं निकलती हुई दिखाई देती हैं, वो भी कहीं ना कहीं प्रेजेंट है आने वाले समय में। अब दर्शकों, हम सीधा सीधा उन्हीं चार्ट्स के ऊपर चलते हैं और उनके माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि नेक्स्ट गवर्नमेंट का स्वरूप कैसा होगा। दर्शकों, ये मैंने आपके लिए 5 जून 2024 का चार्ट, यानी कि इलेक्शन रिजल्ट से अगले दिन का चार्ट मैंने बनाया है आपके लिए। आप देख सकते हो 5 जून 2024 11:57 सुबह का समय और दिल्ली का चार्ट है। सो दिल्ली जो हमारी कैपिटल भी है और हमारा सत्ता का केंद्र भी है, वहाँ पर कैसी स्थिति होगी हम प्लैनेट्स के हिसाब से जानने का प्रयास करेंगे। जो चार्ट दर्शकों यहाँ पर बना हुआ दिखाई देता है वो सिंह लग्न का चार्ट बन रहा है। अब सिंह लग्न के देवता सूर्य है, आप देखोगे 10th हाउस में बैठे हैं और उनके साथ जुपिटर, वीनस, यानी दोनों मंत्री, दोनों बड़े ग्रह, और उनके साथ मरकरी और मून,
यानी 5 प्लैनेट्स का कॉन्फ्लुएंस 10th हाउस में पड़ा हुआ है। और 10th हाउस को हम मानते हैं कि सत्ता कह लीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन कह लीजिए, ये इसी हाउस का सब्जेक्ट है। और यहाँ पर एक और क्लियर इस इंडिकेशन दिखाई दे रही है कि अगर आप यहाँ 2nd हाउस में देखोगे तो 2nd हाउस में दर्शकों आपको केतु महाराज दिखाई देंगे। जो घर है, जिसे हम घर कहते हैं, परिवार, तो परिवार में अब जो प्रेजेंट रिजीम के लोग हैं वो पास्ट में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एक और संभावना है कि इस बार सत्ता तो बदल रही है। अब सत्ता के अगर हम कहें राजा कौन होता है, क्योंकि भारत में हमारे लोकतंत्र है तो हमारे सत्ता का राजा यहाँ पर प्रधानमंत्री ही होगा। और लग्न के हिसाब से लग्न के देवता जब 10th हाउस में बैठ गए तो ये तो कॉम्बिनेशन दर्शकों बहुत ही अच्छा सा कॉम्बिनेशन बनता हुआ दिखाई देता है। मगर सत्ता के लिए हमें जब भी हम चार्ट्स को देखते हैं तो 7th हाउस को देखना बहुत ज़रूरी होता है। और 7th हाउस में आप देखोगे कि शनि महाराज पड़े हैं। शनि महाराज का रोल गवर्नमेंट फॉर्मेशन में बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि लग्न में जो संभावनाएं आपको दिखाई नहीं दे सकती वो सप्तम में पड़ी है। और दूसरी बात है कि सप्तम में अगर आप राशि को देखोगे तो राशि यहाँ पर कुंभ हो जाती है, यानी कि इच्छा पूर्ति की राशि। भारत के लिए इच्छा पूर्ति कहीं ना कहीं शनि के माध्यम से होगी, हालांकि वो शनि ऑपोजिशन में पड़ा हो सकता है। और 7th हाउस के शनि, और ये जो शनि है ये बहुत स्ट्रांग शनि है दर्शकों, क्योंकि ये अपनी स्वराशि में है और साथ में इच्छा पूर्ति भी करवाएगा। हालांकि देखने में स्लो लगेगा मगर इच्छा पूर्ति यहीं से होगी। अब दर्शकों, अगर हम 7th का सुख देखते हैं, यानी कि उस शनि का सुख, तो वो 10th हाउस में पड़े हुए उन 5 प्लैनेट से ही मिलेगा। सत्ता की चाबी कहीं ना कहीं 10th हाउस में, और वहाँ पर राशि दर्शकों टॉरस है, वृषभ है, यानी कि फैमिली की राशि है। अब फैमिली की राशि में 5 प्लैनेट्स का पड़ा होना, अब फैमिली यानी टॉरस राशि की अगर हम बात करते हैं तो टॉरस राशि में कभी भी रिजल्ट्स तुरंत नहीं होते, हमेशा लेटर हाफ में रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। ये एक इंडिकेशन है कि सरकार तुरंत नहीं बन रही, हालांकि सरकार का स्वरूप समझ सकते हैं हम। आप देखोगे कि सूर्य जो है रोहिणी नक्षत्र में है, सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र में है, मगर चंद्रमा जो पब्लिक परसेप्शन का कारक भी है वो पड़ा है कृतिका में, यानी कि सूर्य के नक्षत्र में। कहीं ना कहीं सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र में और चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में। अब दूसरे प्लैनेट्स जो मरकरी यानी बुध है, जिसे हम राजकुमार भी कह सकते हैं, तो वो भी सूर्य के नक्षत्र कृतिका में ही है। जुपिटर भी कृतिका नक्षत्र में है दर्शकों। अब आप समझ सकते हो कि सूर्य का प्रभाव इस हाउस में कितना स्ट्रांग होता हुआ दिखाई देता है, और सूर्य का मतलब ही राजा ही तो होता है। सिर्फ यहाँ पर अगर हम देखेंगे वीनस को, वीनस रोहिणी यानी कि चंद्रमा के नक्षत्र में है। अब 2 नक्षत्र चंद्रमा के और 3 नक्षत्र सूर्य के। नेक्स्ट जो राजा कह लीजिए, नेक्स्ट प्रधानमंत्री कह लीजिए, वो सूर्य चंद्र का मिश्रण यानी कि इसी से ही निकलता हुआ दिखाई देता है। अब चूंकि ये टॉरस राशि है, टॉरस राशि के देवता होते हैं शुक्र। अगर हम शुक्र, क्योंकि अपनी स्वराशि में है, हम कह सकते हैं यहाँ पर शुक्र डोमिनेट करेंगे। और जब सूर्य पड़ा ही चंद्र की राशि में है, तो यहाँ पर वीनस को यानी कि फीमेल पॉसिबिलिटी को स्ट्रेंथ मिलती हुई दिखाई देती है। हम अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसी फीमेल संभावना को नकार नहीं सकते। फीमेल पॉसिबिलिटी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के रूप में यहाँ पर वो दिखाई देती है। दूसरी बात
जो बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है इसी चार्ट से, वो दर्शकों शनि, क्योंकि भारत की इच्छा पूर्ति शनि महाराज से होगी और शनि महाराज अपने घर में है, बहुत स्ट्रांग है। और शनि का स्वभाव तो आप समझ ही सकते हैं, जो क्वालिटी शनि के अंदर हैं। शनि सेवक है। ये पिछली वीडियो में मैंने क्लियरली आपको इस बात को बोल दिया था कि जो पार्टियां, जो अलायंस डाउन ट्रॉडन सोसाइटी के लोगों को उनकी सेवा के भाव से काम करेंगी, उनके लिए अच्छी पॉलिसीज़ लेकर आएंगी, उनके वेलफेयर का सोचेंगी, तो वो सरकार बनाने में सक्षम होंगी। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको ऑलरेडी बता दिया था। और इस बार प्रधानमंत्री के रूप में या सरकार के स्वरूप के रूप में आप देखोगे कि फ्लेवर शनि का दिखाई देगा। दूसरी पॉसिबिलिटी जो यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई देती है, दूसरी पॉसिबिलिटी दिखाई देती है, वो है शनि महाराज। और शनि महाराज पड़े कहाँ हैं? आप देखिए, ये भी बहुत सुंदर सी बात है। शनि महाराज पड़े हैं पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र किसका है दर्शकों? ये तो बड़ी स्पष्ट बात है, जुपिटर का नक्षत्र है। और जुपिटर इटसेल्फ सूर्य के नक्षत्र में। शनि, जुपिटर, सूर्य, ये कॉम्बिनेशन भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के लिए दावेदारी देता हुआ दिखाई देता है। और अगर आप नवमांश में, दिल्ली के नवमांश में देखोगे तो वहाँ पर भी आपको शनि महाराज दिखाई देते हैं। जो पहली पॉसिबिलिटी दर्शकों मैंने आपको कही थी कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के रूप में आप किसी फीमेल पॉसिबिलिटी को सोच सकते थे, अब जो दूसरी पॉसिबिलिटी निकल रही है वो किसी ओल्ड एजर इंसान की निकलती हुई दिखाई दे रही है। ओल्ड एज। अब ओल्ड एज में आप क्लियरली समझ सकते हो, मैच्योर आदमी होगा, नीचे जिसको हम कहते हैं जमीन से जुड़ा हुआ इंसान होगा, दलित भी हो सकता है, दलितों की सेवा भाव वाला हो सकता है, सोसाइटी के डाउन ट्रॉडन लोगों की सेवा भाव वाला हो सकता है। और शनि क्योंकि न्यायाधीश है दर्शकों, एक इंडिकेशन यहाँ पर और निकलती है कि जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो सकता है उसका न्याय के साथ संबंध हो सकता है। न्याय यानी लॉ। वो कोई लॉयर भी हो सकता है, उसकी ट्रेनिंग लॉ में हो सकती है, वो कोई लॉ के संबंधित कोई न्यायाधीश भी हो सकता है। अब ये पॉसिबिलिटीज़ हैं दर्शकों नेक्स्ट उसकी। अब इन पॉसिबिलिटीज़ में अगर हम लोगों को फिट करने का प्रयास करेंगे तो आप देखोगे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। अब आपके पास 3 तरह की कॉम्बिनेशंस निकल कर आ गई। एक तो कृतिका नक्षत्र के सूर्य के फ्लेवर वाली, दूसरा चंद्रमा और वीनस के फ्लेवर वाली, और तीसरा शनि के फ्लेवर वाली। आप देखोगे नेक्स्ट, क्योंकि चाहे पार्टी कोई भी आ जाए, क्योंकि ये गठबंधन सरकार ही होगी। जब गठबंधन है तो ये 3 तरह के फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट पॉसिबिलिटीज आपके सामने हो जाएंगी और इसमें थोड़ी बहुत इनफाइटिंग तो होगी, जोड़ तोड़ भी होगा, थोड़ी बहुत इनफाइटिंग भी होगी। मगर एक बात दर्शकों बहुत अच्छी है और वो ये है कि सरकार जो बनेगी, क्योंकि दोनों जुपिटर और वीनस 10th हाउस में इकट्ठे हैं और सूर्य के साथ पड़े हैं। हालांकि ये ग्रहयुद्ध की स्थिति भी है, मगर जब सूर्य के पास पड़े हैं तो हम मान सकते हैं कि सूर्य के अंडर चाहे जितने मर्जी स्ट्रांग मंत्री क्यों ना हो, वो दबके तो रहेंगे। वो सूर्य की हेल्प तो करते हुए दिखाई ही देंगे। ये जो कॉम्बिनेशन दर्शकों यहाँ पर दिखाई देती है, तो मेरे जहन में 2-3 पॉसिबिलिटीज़ निकलती हुई दिखाई देती हैं, क्योंकि जो प्रेजेंट एनडीए ऑप्शन है वो तो सरकार बनाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। दूसरा ऑप्शन सरकार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, मगर बहुत थिन मेजॉरिटी के साथ। मगर ये पॉसिबिलिटी में भी काफ़ी जोड़ तोड़ और इनफाइटिंग है। अब दर्शकों, कोई भी सरकार बनती है तो हम उसमें राहु के रोल को नकार नहीं सकते। साम दाम दंड भेद,
क्लेवर मैनूवरिंग्स, नई नई पॉसिबिलिटीज, अलायंसेस। और राहु क्योंकि अष्टम में पड़ा है, तो दर्शकों एक चीज़ अब मैं आपको एश्योर कर देता हूँ, जो दर्शकों के मन में ये होगा कि ईवीएम के थ्रू कोई घपला हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी मैनिपुलेशन हो जाएगी, तो ऐसा तो दर्शकों दिखाई नहीं देता, क्योंकि ईवीएम का संबंध भी किससे है? राहु से ही है। इलेक्शन भी राहु का ही सिस्टम, क्योंकि ईवीएम के थ्रू इलेक्शन हो रहे हैं, सो हम इसे राहु के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। और राहु दर्शकों पड़ा है रेवती नक्षत्र में, सो इसलिए ईवीएम मैनिपुलेशन की बात यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देती। और दूसरी बात ये भी है कि जो भी मैनिपुलेशन होगी, जो भी गठजोड़ होगा, जो भी जिसको हम कहते हैं कोई पार्टी किसी से नाराज़ होकर दूसरी पार्टी के साथ जा सकते, जो जो ये जोड़ तोड़ की संभावनाएं, ये जोड़ तोड़ की संभावनाएं भी जुपिटेरियन फ्लेवर के साथ ही होंगी। सो इसमें नेगेटिविटी की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अब जैसे ही दर्शकों आप में से क्वेश्चन पूछा कि क्या कोई विद्रोह, कोई रिबेलियस एक्टिविटी की पॉसिबिलिटी तो नहीं है, दर्शकों पॉसिबिलिटी को नकारा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मंगल देवता, शक्ति के देवता अपने घर में है। जब अपने घर में शक्ति के देवता हैं, तो 4 तारीख को अगर आप चार्ट को देखोगे तो चंद्रमा और मंगल ये दोनों इकट्ठे एक ही भाव में, यानी कि एरीज साइन, मेष राशि में ही पड़े हैं। सो मन, जिसको हम जनमानस भी कह सकते हैं, पब्लिक परसेप्शन कह सकते हैं, सो जनमानस में कहीं ना कहीं वो उस तरह के विद्रोह का भाव हो सकता है। और इस विद्रोह के भाव को देखो, सीधी एक बात है, किसी के भी मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आएंगे, बीजेपी के मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आएंगे तो वो ईवीएम को दोष दे सकते हैं। दूसरी ऑप्शन, इंडिया अलायंस के मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आएंगे तो वो भी ईवीएम को दोषी दे। सो कहीं ना कहीं विद्रोह और थोड़ा बहुत इस तरह की पावर टसल की पॉसिबिलिटी से नकारा नहीं जा सकता, वो पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि अगर आप चार्ट में देखोगे तो मंगल उस दिन के 9वें स्थान यानी कि भाग्य में है। सो भाग्य में उस तरह का रिबेलियस अनरेस्ट, अगर हम थोड़ा सा अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें तो हम कह सकते हैं कि ये अनरेस्ट हो सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकता है, मगर थोड़ा सा टेम्पर्स हाई होंगे, थोड़ा सा आप लोगों के अजीब अजीब बयान सुन सकते हो, मतलब इस तरह की संभावना से भी नकारा नहीं जा सकता। और थोड़ा बहुत पावर टसल से भी हम नकारा, मतलब इस बात को नेगेट नहीं कर सकते कि ये नहीं होगा। सो वो पॉसिबिलिटी है। अब दर्शकों वीडियो के एंड में हम उन पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि कौन से नाम प्रधानमंत्री की रेस में उस तरह की पॉसिबिलिटीज़ में फिट होते हैं। अगर दर्शकों हम ये मान लें कि जो 4 तारीख का चार्ट कहता है कि इलेक्शन रिजल्ट 100% चार्ट के हिसाब से आएंगे, तो इंडिया अलायंस बहुत थिन सी मेजॉरिटी के साथ पावर में आ रहा है, बहुत थिन मेजॉरिटी के साथ। अब थिन मेजॉरिटी के साथ आ रहा है तो इंडिया गठबंधन में जो पॉसिबल फ्यूचर कैंडिडेट्स हो सकते हैं प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, तो उसमें एक पॉसिबिलिटी तो कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे साहब की हो सकती है। अब खड़गे साहब दलित भी हैं, उनमें शनि का पूरा फ्लेवर भी है, और तीसरी बात है वो बैचलर ऑफ लॉ उन्होंने किया हुआ है, एजुकेटेड भी हैं, मैच्योर भी हैं, उम्र दराज भी हैं, और सबसे बड़ी बात है उनका लॉ के साथ संबंध भी है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर हम फीमेल पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करें उस गठबंधन में, तो सबसे ऊपर नाम आ सकता है ममता बनर्जी का। अब ममता बनर्जी फेमिनिन एनर्जी हो गई, पहली बात। दूसरी बात है बहुत मेहनती हैं, सो शनि के साथ संबंध भी आ गया। और तीसरी बात है ममता बनर्जी का संबंध वीनस के साथ है, क्योंकि आर्टिस्ट हैं, और उनकी अगर आप एजुकेशन देखोगे, उनकी एजुकेशन में भी आपको लॉ दिखाई दे जाएगा। सो ममता बनर्जी भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के रूप में आपको 5 तारीख को उभरती हुई दिखाई दे सकती हैं। तीसरी जो स्मॉलर पॉसिबिलिटीज हैं दर्शकों, स्मॉल पॉसिबिलिटीज में
हम उद्धव ठाकरे को रख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की पॉसिबिलिटी को तो मैं बिल्कुल स्ट्रेट वे नकार ही रहा हूँ, क्योंकि प्रेजेंट स्टेटस में उनको जेल जाना पड़ेगा। सो जेल जाने को मतलब वो एक पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं है, उसको हम मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो एक पॉसिबिलिटी जिसको हमारे प्रेजेंट प्रधानमंत्री शहजादा या राजा की फैमिली से या परिवार के साथ मतलब जिसको एसोसिएट करते हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। अब ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। राहुल गांधी को दर्शकों मैं स्ट्रेट वे बिल्कुल यहाँ पर मैं इस रेस से बाहर ही रखना चाहूँगा, क्योंकि राहुल गांधी का चार्ट मैंने देखा है और राहुल गांधी के चार्ट में सत्ता के प्रति कोई भूख दिखाई नहीं देती। वो एक डिफरेंट फ्लेवर के इंसान हैं, अच्छे इंसान हैं, मगर सत्ता के प्रति उनकी भूख नहीं है। वो किसी को भी प्रधानमंत्री आगे बना सकते हैं। सो आप देखोगे कि उनका रोल किंग बनने की बजाय किंग मेकर का ही होगा। अब दूसरी पॉसिबिलिटी प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी वो जो मून वीनस वाली कॉम्बिनेशन है वहां पर तो फिट हो रही हैं। एज वाइज प्रियंका गांधी एज में सबसे छोटी हैं। सो वो जो शनि का डोमेन बनता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम होता हुआ दिखाई। हालांकि प्रियंका गांधी का चार्ट बहुत स्ट्रांग है। अगर आप उनके चार्ट को ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा कि ये फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर हो सकती हैं, क्योंकि उनका सूर्य बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छी जगह पे प्लेस्ड है। सो जिसको हम मतलब अगली कॉम्बिनेशन के रूप में या पॉसिबिलिटी के रूप में कह सकते हैं तो वो प्रियंका गांधी हो सकती हैं। सो दर्शकों, अगर हम मतलब ये 3-4 कैंडिडेट्स, क्योंकि प्रियंका गांधी ने भी चाहे आज के प्रधानमंत्री के हिसाब से वो राजा के परिवार से आते हैं, शहजादे की बहन है, मगर आप देखिए उन्होंने ग्राउंड लेवल पर जाकर पिछले 2-3 इलेक्शन से ग्राउंड लेवल पे जाकर उन्होंने काफ़ी काम किया है, लोगों के साथ अपना संबंध काफ़ी मतलब बनाया है, हर जगह पहुंचने को तैयार रहती हैं, डाउन ट्रॉडन की सेवा में रहती हैं। सो वो शनि का फ्लेवर थोड़ा थोड़ा उनके चार्ट में दिखाई देता है और उनके चार्ट में सूर्य शनि का कम्बिनेशन भी है जो उनको हायर उसमें ले जा सकता है। मगर फिर भी मैं प्रियंका गांधी को थोड़ा सा पीछे रखना चाहूँगा। तो मेरे लिए जो ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं खड़गे साहब और ममता बनर्जी। तीसरे नंबर पर प्रियंका गांधी और उद्धव ठाकरे को रखा जा सकता है। बाकी दर्शकों क्या होगा, क्योंकि हम लोगों का काम है जो प्लैनेट्स कह रहे हैं या जो प्लैनेट से पॉसिबिलिटी निकल कर आ रही हैं हम तो उसके बारे में बात करते हैं। ना तो हमारा इसमें कोई सेल्फिश इंटरेस्ट होता है कि कौन सी पार्टी आएगी कौन सी नहीं आएगी। हमारे लिए तो जो प्रेजेंट रिजीम है ये भी बहुत अच्छी थी, उससे पहले जो रिजीम थी वो भी बहुत अच्छी। हमारे लिए रिजीम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा काम तो ऑनेस्टली तारों ग्रहों को तारों को, तभी मैंने टाइटल ये जो वीडियोस मैंने दी हैं तारे बोलते हैं, जो तारे बोल रहे हैं हम वो बोल रहे हैं, इसमें हमारा पर्सनल कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। सो दर्शकों, बाकी आप सब अगले कुछ दिनों तक बिल्कुल ये संभावनाएं तलाशते रहिए, अपने अपने भी आप मतलब जोड़ घटा लगाते रहिए। बाकी कैलकुलेशंस हैं, कैलकुलेशंस किसी की ठीक भी हो सकती हैं और कई बार कैलकुलेशन थोड़ा सा, क्योंकि इसमें एक थोड़ा सा एक बात है कहने की, और वो ये होता है कि हम लोगों के पास जो चार्ट्स होते हैं सबके चार्ट्स तो हो नहीं सकते। थोड़े बहुत जो चार्ट्स हमें मिल जाते हैं उनके माध्यम पर ही हम अपनी ऑब्जर्वेशंस को बनाने का प्रयास करते हैं। सो ठीक है, देखते हैं कि क्या होगा, क्या सब कुछ जो चार्ट है चार्ट के हिसाब से आ रहा है या हमारी ऑब्जर्वेशन में कोई कमी आ रही है, वो भी दिखाई दे जाएगा। सो दर्शकों, बहुत ऑनेस्ट तरीके से ये मैं एनालिसिस आपके सामने रख रहा हूँ, आपके दरबार में रख रहा हूँ, और आशा करता हूँ कि परमात्मा मेरी इस एफर्ट को परवान चढ़ाएंगे, आशीर्वाद देंगे। बाकी दर्शकों, जो हर वीडियो के अंत में रिक्वेस्ट आपसे करता हूँ वो इस वीडियो में भी करूँगा कि एस्ट्रो इंटेलिजेंस आपका अपना चैनल है, वैदिक ज्ञान का चैनल है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घर घर तक इस वैदिक ज्ञान को पहुँचाएँ। और जो दर्शक अपने चार्ट मुझसे एनालाइज करवाना चाहते हैं उनके लिए मेरा एक ही फ़ोन नंबर है 9881164480, उसी के माध्यम से आप मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हो। सो दर्शकों, इसी तरह की अगली वीडियो आने तक आप समझ सकते हो नई सरकार बन चुकी होगी। सो नई सरकार को
बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत आशीर्वाद।